हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपके फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन दैट इज एफएमआई के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो ऑलरेडी मैं एक पार्ट बना चुकी हूँ जिसमें मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस करा दिए थे। आई होप आपने अच्छे से वो पढ़ लिए होंगे, याद कर लिए होंगे। अब बाकी के क्वेश्चंस मैं इस पार्ट में कराने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं वीडियो अपलोड होते ही जो ये नोट्स है वहाँ पे अपलोड करवा दूंगी, ठीक है। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तुम्हारा जो कैपिटल मार्केट होता है ना, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया होता है। एक तो होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है कि नई सिक्योरिटी इशू होती है पहली बारी। जब कंपनी पहली बार सिक्योरिटी इशू करती है तो प्राइमरी मार्केट में आता है। अब एक बार जो आईपीओ निकल गया उसके बाद जब वो इन्वेस्टर्स के बीच में ट्रेड होता है तो उसे वो ट्रेडिंग होती है सेकेंडरी मार्केट में। तो मार्केट वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी आर बॉट एंड सोल्ड। यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन होता है फॉर अ कंपनी एंड गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी होती है। मतलब जो सिक्योरिटी प्राइमरी मार्केट में इशू हुई है ना, उनको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होता है वो इशूअर और इन्वेस्टर के बीच में होता है, बट सेकेंडरी मार्केट के अंदर इन्वेस्टर अपने ही बीच जो है वो ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं। यहाँ पे प्राइस जो है वो कंपनी खुद फिक्स करती है और फिर सिक्योरिटी लेकर आती है। बट सेकेंडरी मार्केट के अंदर प्राइस जो है वो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। सिक्योरिटी कौन कौन सी होती है यहाँ पे? नए शेयर, नए डिबेंचर, नए बॉन्ड। यहाँ पे क्या होता है? एग्जिस्टिंग इशू शेयर, डिबेंचर और बॉन्ड, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे आईपीओ, एफपीओ, राइट इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट। इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस में, ठीक है। ट्रेडिंग ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज इसका एग्जाम्पल है। देन वी हैव द नेक्स्ट डिफरेंशिएशन बिटवीन द जीडीआर एंड एडीआर। जीडीआर क्या होता है? जीडीआर मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। जब आप जो है पैसा उठाना चाहते हो सिक्योरिटी इशू करके ग्लोबल मार्केट में, तब आप जीडीआर इशू करते हो। और एडीआर होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। जब आप पैसा उठाना चाहते हो लेकिन आप सिक्योरिटी इशू जो है वो सिर्फ अमेरिका में करते हो, ठीक है, और अमेरिका के लोगों से ही पैसा उठाना चाहते हो, दैट इज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट आप इशू करते हो। तो दीज आर डिपॉजिटरी रिसिप्ट issued in international market outside the home country and these are depository receipt issued only in यूनाइटेड स्टेट। यहाँ पे जो मार्केट ऑफ इशू है यहाँ पे यूरोप और अदर ग्लोबल मार्केट है, बट एडीआर के केस में सिर्फ यूएस कैपिटल मार्केट यहाँ पे होता है। और क्योंकि ये सिर्फ यूएस में होता है तो यूएस डॉलर्स में इसका डिनोमिनेशन होता है, और यहाँ पे ये ग्लोबल है तो यूएस डॉलर और यूरोस भी होता है, ठीक है। यहाँ पे जो रेगुलेशन लगती है वो होस्ट कंट्री की लगती है, और एडीआर के केस में रेगुलेशन जो है वो यूएस की लगती है। यूएस का जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है उसकी लगती है, ठीक है। यहाँ पे जो इन्वेस्टर बेस है वो आपको अक्रॉस द मल्टीपल कंट्रीज मिल जाएगा। मतलब क्योंकि ये तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं अलग अलग कंट्रीज के, बट एडीआर के केस में आपको सिर्फ यूएस इन्वेस्टर्स मिलेंगे, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन कन्वर्टेबल बॉन्ड एंड नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड। देखो बॉन्ड क्या होते हैं वो तो आपको पता ही होगा, ठीक है। कन्वर्टेबल मतलब वो कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी में, नॉन कन्वर्टेबल मतलब वो इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होते, ठीक है। तो बॉन्ड दैट कैन बी कन्वर्ट इनटू इक्विटी आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड आर कन्वर्टेबल। जो कन्वर्ट नहीं होते दैट आर नॉन कन्वर्टेबल। अब कन्वर्टेबल बॉन्ड के अंदर ऑप्शन होता है कन्वर्जन का, नॉन कन्वर्टेबल के अंदर नहीं होता। अब क्योंकि कन्वर्टेबल बॉन्ड ऑप्शन प्रोवाइड करता है तो इनका इंटरेस्ट रेट कम होता है, लेकिन नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है बिकॉज इसमें ऑप्शन नहीं होता। अब क्योंकि कन्वर्टेबल बॉन्ड में आप कुछ टाइम के बाद इक्विटी में कन्वर्ट कर ही लोगे तो आपके पास रिस्क कम होता है, बट नॉन कन्वर्टेबल के अंदर रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है। अब क्योंकि कुछ टाइम बाद जो बॉन्ड है वो इक्विटी बन जाएंगे तो जो ऑनरशिप है, ऑनरशिप किससे रिप्रेजेंट होती है? इक्विटी से। अब वो ज़्यादा लोगों के पास इक्विटी होगी तो ऑनरशिप जो है वो डाइल्यूट हो जाएगी, बट यहाँ पे ऑनरशिप डाइल्यूशन का कोई भी रिस्क नहीं होता है, ठीक है। Then we have the next question, explain various method of raising a fund in a primary market। अब प्राइमरी मार्केट हमने अभी ऊपर पढ़ा है, प्राइमरी सेकेंडरी का डिफरेंस, तो प्राइमरी मार्केट तो समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे है कि किस किस तरीके से हम फंड रेज कर सकते हैं प्राइमरी मार्केट से। तो देखो पहला है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब आप पहली बार अपना आईपीओ निकालते हो अभी सबसे फेमस जो चल रहा है रिसेंट में वो फिजिक्स वाला का आईपीओ चल रहा है कि फिजिक्स वाला कंपनी ने पहली बार अपने शेयर्स निकाले, ठीक है। तो दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये प्रोसेस होता है जिससे कंपनी जो है अपने शेयर्स पब्लिक को इशू करती है पहली बार और उन्हें लिस्ट कराती है स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। और इससे कंपनी लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल रेज कर लेती है और इन्वेस्टर्स को अर्ली लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। देन फॉलो अप इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। देखो फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग में क्या होता है, देखो
पहले आपने आईपीओ इशू करा, तब पहली बार आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुए, ठीक है। फिर आपने दोबारा अपने शेयर्स निकाले, कंपनी ही निकालेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी और इन्वेस्टर से आपने परचेस कर लिया, नहीं, आपने डायरेक्टली भी आप कंपनी से ही परचेस करोगे, लेकिन वो कंपनी ऑलरेडी अपना आईपीओ निकाल चुकी है। तो जब वो दोबारा अपने शेयर्स इशू करती है, दैट इज फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। जब कंपनी एडिशनल शेयर्स इशू करती है पब्लिक को टू रेज अ फर्दर कैपिटल फॉर एक्सपेंशन। देन राइट इशू। राइट इशू में क्या होता है कि मान लो ये चिंटू है, चिंटू ने ऑलरेडी जो है फिजिक्स वाला के जो शेयर्स हैं वो ले रखे हैं, ठीक है। तो बाद में जो फिजिक्स वाला नए शेयर्स निकालेगा, ठीक है, कंपनी जो है नए शेयर्स निकालेगी, तो सबसे पहले वो चिंटू को ऑफर करेगी। तो दैट इज कॉल्ड राइट इशू, कि उसका राइट है कि जो भी नई ऑफरिंग आएगी शेयर्स की, वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर की जाएगी प्रोपोर्शनल में टू देयर एग्जिस्टिंग होल्डिंग, ठीक है। यूजुअली डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑफर की जाती है। देन बोनस इशू। बोनस इशू का एम जो है वो पैसा उठाना नहीं होता। अभी तक हमने जो ऊपर 3 पढ़े उसका एम था कि पैसा उठाना, रेज अ कैपिटल। बोनस इशू का मतलब रेज का कैपिटल नहीं होता। ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को थोड़े और शेयर्स दिए जाते हैं बाय कैपिटलाइज रिजर्व। देखो ये क्या होता है कि मान लो डिविडेंड दिया जाता है ना, आपको ये तो पता ही होगा कि शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है। तो अगर कंपनी डिविडेंड नहीं देती ना, तो वो बोनस इशू कर देती है, मतलब कुछ शेयर और इशू कर देती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कैपिटलाइजिंग रिजर्व में से, फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। इसका एम ये नहीं होता कि फ्रेश कैश उठाए, बस यही होता है कि जो इक्विटी का बेस है वो बढ़ा दे और लिक्विडिटी जो है शेयर्स की वो इंक्रीज करे। देन प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है कि देखो आईपीओ में क्या है कि आप सबको इशू कर रहे हैं, ठीक है, एक कंपनी है वो सारे ही लोगों को इशू कर रही है, जनरल पब्लिक को। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या है कि कंपनी ने ना कुछ बड़े बड़े चुनिंदा लोगों को चुन लिया। अब ये चुनिंदा लोग कुछ बड़े बड़े कंपनी भी हो सकती है, लोग भी हो सकते हैं, और उनको चुन के सिर्फ उन सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को अपनी सिक्योरिटी सेल कर दी, ठीक है, डायरेक्टली उनको ही बेची है बस, एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक या नेटवर्थ इंडिविजुअल जो होते हैं उनको ये बेचती है, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये इशू कॉस्ट कम हो जाती है। इसमें कुछ और भी मैंने वो दिए हैं, तो जब मैं पीडीएफ आपको दूंगी तो आप इनको पढ़ लेना, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेबी इज अ वॉचडॉग ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट। इंडिया का जो कैपिटल मार्केट है उसमें जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वो एक वॉचडॉग की तरह काम करता है, मतलब बहुत ही सतर्क कुत्ते की तरह काम करता है कि अगर जरा सी भी कुछ कहीं गलत होते हुए दिख गया तो एकदम से सारी चीज़ें पकड़ लेता है। तो देखो अब इस बात को हमें एक्सप्लेन करना है कि कैसे सेबी को हम वॉचडॉग क्यों कहते हैं इंडियन कैपिटल मार्केट का। तो पहले रेगुलेशन ऑफ द कैपिटल इंटरमीडिएटरी। जो कैपिटल मार्केट की इंटरमीडिएटरीज होती है ना, इंटरमीडिएटरीज मतलब स्टॉक ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर, म्यूचुअल फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजर, इन सब को रेगुलेट और रजिस्टर करता है सेबी, ठीक है। और इनके लिए प्रॉपर रूल्स बना रखे हैं और इनको वो रूल्स फॉलो करने होते हैं, और अगर वो ये नहीं फॉलो करते तो फिर सेबी इनके खिलाफ एक्शन ले सकता है, ठीक है। देन प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर इंटरेस्ट। पहले क्या हो रहा था कि बहुत सारे ना स्कैम चल रहे थे, जैसे हर्षद मेहता स्कैम आपने सुना होगा। तो उस टाइम पे क्या था कि इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस था वो कतई खत्म हो गया था जो हमारा इन्वेस्टर मार्केट है उसमें से। तो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी को लाया गया था, जिसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही होता है इन्वेस्टर के को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है कंपनी की वो डिस्क्लोज करवा के, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट ना हो किसी भी कंपनी का, रिटेल इन्वेस्टर्स ना हो, वो सारी चीज़ों को करके, और इन्वेस्टर्स को ये एजुकेट भी करता है और अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाता है उनके लिए, ताकि वो किसी भी स्कैम में ना फंस जाए, ठीक है। देन रेगुलेशन ऑफ प्राइमरी मार्केट। जो प्राइमरी मार्केट है, प्राइमरी मार्केट नया सिक्योरिटी इशू करने वाला मार्केट, उसको ये रेगुलेट करता है। कैसे? अगर किसी भी कंपनी को अपना आईपीओ इशू करना है तो उसको सबसे पहले प्रोस्पेक्टस निकालना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस में वो सब कुछ लिखता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, मेरी कंपनी क्या क्या है, मेरी नेटवर्थ कितनी है, एसेट कितनी है, कैपिटल कितनी है, क्यों मैं निकाल रहा हूँ, पर्पस वगैरह सब कुछ। और उस प्रोस्पेक्टस को जो अप्रूवल करा जाता है वो सेबी करती है, ठीक है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट सेबी बताती है कि क्या क्या आपको डिस्क्लोज करना है, और प्राइसिंग नॉर्म भी वही बताती है, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे और कोई भी कंपनी इन्वेस्टर्स के साथ चीटिंग ना कर सके। देन रेगुलेशन ऑफ सेकेंडरी मार्केट। सेबी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की फंक्शनिंग को भी देखती है और इंश्योर करती है कि फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रहे, कोई भी प्राइस मैनिपुलेशन ना हो। प्राइस मैनिपुलेशन क्या होता है कि पहले एकदम से ना बहुत सारी आपने डिमांड ला दी किसी सिक्योरिटी की। मान लो ये XYZ सिक्योरिटी है,
इसकी आपने बहुत ज़्यादा डिमांड क्रिएट कर दी, आप ही परचेस करे जा रहे हो, तो लोगों को लग रहा है अरे इसके प्राइसेस तो बहुत बढ़ रहे हैं, मतलब इसकी डिमांड है, तो लोगों को लगेगा कि भाई इसमें तो बहुत पैसा है आएगा, तो और लोग भी इसे परचेस करने लगेंगे। और फिर आप अचानक से क्या करोगे कि सिक्योरिटी आपने बेच दी सारी, तो उससे क्या है कि आप प्राइस को मैनिपुलेट कर रहे हो, ठीक है। देन स्मूथ सेटलमेंट ऑफ ट्रेड हो, इन सबको प्रिवेंट करने के लिए, मतलब इन सारी प्राइस मैनिपुलेशन वगैरह ना हो, से जो सेबी है वो टेक केयर करता है इन सारी चीज़ों की। देन प्रिवेंट ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग। अब देखो पहले इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है ये समझो। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है कि ये चिंटू है, ठीक है, XYZ एक कंपनी है, तो चिंटू इस कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है। अब चिंटू को पता है कि कल मेरी कंपनी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट करने वाली है जिससे शेयर के प्राइस एकदम से बढ़ेंगे, तो चिंटू ने जाके फटाफट 1000 शेयर इसके खरीद लिए, ठीक है। और चिंटू यहाँ एम्प्लॉय है कंपनी का और उसने जाके 1000 शेयर खरीद लिए। अब कल के दिन को जब शेयर के प्राइस बढ़ेंगे तो चिंटू को फायदा हो जाएगा, तो ये होता है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब कोई एक ऐसा पर्सन जिसके पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो बाकी लोगों के पास नहीं है और वो उसका यूज़ करके प्रॉफिट कमा रहा है, तो दैट इज इनसाइडर ट्रेडिंग। तो ये तो गलत है, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट करने का जो जिम्मा है वो सेबी ने लिया है। मार्केट मैनिपुलेशन ना हो, कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो, सबका ये ध्यान रखता है। देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कमर्शियल बैंक आर मोस्ट पावरफुल फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज ऑफ एनी फाइनेंशियल सिस्टम। कोई भी फाइनेंशियल सिस्टम हो उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी है वो कमर्शियल बैंक है, ऐसा यहाँ कहा गया है। अब इसको हमें बताना है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो देखो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी क्या होता है पहले वो समझो। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी का मतलब है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो सेविंग को मोबिलाइज करते हैं, हाउस होल्ड से बैंक तक लाते हैं, मतलब बैंक या गवर्नमेंट इंडिविजुअल तक प्रोवाइड करते हैं। जैसे जो भी सेविंग है हाउस होल्ड की उन्हें इकट्ठा कर लिया और फिर उन्हें उधार पे दे दिया बैंक को, गवर्नमेंट को और इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्टिव पर्पस के लिए। तो ये जो बीच का काम करने वाले लोग होते हैं ना, इन्हें फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी कहते हैं। अब कमर्शियल बैंक इस रोल को बखूबी निभाता है इंडिया के अंदर। कैसे? क्योंकि वो लार्ज स्केल सेविंग कलेक्ट करता है। तुम्हारा, मेरा और जितने भी मतलब मोस्टली पीपल हैं उनका कहीं ना कहीं अकाउंट तो होगा। हम लोगों का जो नॉर्मल पीपल है उनका अकाउंट होता है कमर्शियल बैंक पे। लाइक PNB हो गया, एक बैंक है PNB, एक SBI बैंक होता है, ठीक है। इन्हीं सारी बैंक के अंदर अकाउंट होता है। तो हम सबकी सेविंग ना वहाँ पे रखी होती है, सेविंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, फिक्स्ड और रिकरिंग डिपॉजिट के हेल्प से। और कमर्शियल बैंक इन सारी सेविंग को कलेक्ट करके लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो एक तरीके से मोबिलाइज कर रहा है वो लार्ज स्केल सेविंग्स को। देन क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन कैसे? बैंक के पास, तुमने 12th में इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा कि बैंक के पास जो भी पैसा आता है उसके कुछ परसेंटेज तो वो एज अ रिजर्व रखता है और बाकी की परसेंट जो है वो उधार पे दे देता है लोगों को, और इसकी हेल्प से क्रेडिट क्रिएट करता है, ठीक है। देन वाइड नेटवर्क एंड आउटरीच। कमर्शियल बैंक जो है उनकी बहुत सारी ब्रांचेज है, अर्बन एरिया में भी, रूरल एरिया, सेमी अर्बन एरिया में भी, जिससे क्या है कि बैंक जो है वो सारे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को सर्व करता है, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, MSME एंड हाउस होल्ड। तो इस तरीके से ये इंटरमीडिएटरी का रोल बहुत अच्छे से निभाता है। देन फाइनेंसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो कमर्शियल बैंक फाइनेंसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब इस तरीके से रोल प्रोवाइड करना कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। कमर्शियल बैंक जो है वो की सेक्टर्स को, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, इन सब को लोन प्रोवाइड करता है प्रायोरिटी के बेसिस पे, जैसा कि उससे गवर्नमेंट ने कहा होगा, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब ये चीज़ वाला पॉइंट मैंने कल की भी वीडियो में भी आपको समझाया है, मतलब आज जो रात में डली है, ठीक है। देन रोल इन फाइनेंशियल इंक्लूजन। बैंक जो है वो प्ले करता है लीडिंग रोल प्रमोट करने में फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि हर एक पर्सन, जो चिंटू, मिंटू और कोई गांव का है, कोई शहर का है, सबके पास जो बैंकिंग फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए। कमर्शियल बैंक मतलब एक फॉर्मल बैंकिंग में वो चैनलाइज होने चाहिए। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इस चीज़ को कहा जाता है। और बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन में, बेसिक बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करके, ज़ीरो बैंक अकाउंट पे, ज़ीरो बैलेंस पे अकाउंट ओपन करवा के, और गवर्नमेंट की स्कीम भी हैं जो कि जो इस चीज़ को प्रमोट कर रही हैं, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन,
डिस्कस द रोल ऑफ मुद्रा फाइनेंसिंग स्कीम फॉर अ स्मॉल स्केल बिजनेसेस। देखो मुद्रा फाइनेंसिंग स्कीम क्या होती है, पहले इसको समझो तभी आपको इसका रोल समझ आएगा। मुद्रा फाइनेंसिंग स्कीम को कहा जाता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी। ये एक फाइनेंशियल स्कीम है जिसका एम है कि वो कोलेट्रल फ्री मतलब आपको गिरवी कुछ नहीं रखना पड़ेगा। जैसे सुनार के पास जाते हैं लोग तो पहले वहाँ सोने की चीज़, चांदी की चीज़ गिरवी रखते हैं, उसके बदले में पैसे मिलते हैं। तो आपको ऐसी कोई कोलेट्रल नहीं रखनी है, ठीक है, और आपको लोन मिल जाएगा। ये जो लोन है वो जो है स्मॉल जो लोग होते हैं, जैसे क्या कहते हैं, शॉपकीपर्स हो गए, आर्टिशियन, स्ट्रीट वेंडर, इन सबको मिलता है, ठीक है। तो ये इस तरीके की स्कीम है। अब इसका रोल क्या है, तो सबसे पहले ये इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्रोवाइड करता है। देखो मुद्रा जो है वो इजी एक्सेस प्रोवाइड करती है फॉर्मल क्रेडिट की स्मॉल इंटरप्राइजेस को, जैसे शॉपकीपर, आर्टिशियन, वेंडर वगैरह को। इससे पहले क्या होता था कि ये सारे लोग ना मनी लेंडर और इनफॉर्मल सोर्स पे डिपेंड करते थे, लाला पे डिपेंड करते थे। जैसे आपने सुना होगा कि गाँव में एक मुंशी प्रेमचंद की कहानी भी है कि ब्याज पे ब्याज लगता चला जाता है और लोगों की ज़मीनें भी पुश्ते तक उनकी काम करने में रह जाती हैं और उनका ब्याज ही ख़त्म नहीं हो रहा होता। तो ठीक है, तो ये इस तरीके की जो इनफॉर्मल चैनल से, इनफॉर्मल एक्सप्लॉयटेशन से बचाने में ये हेल्प करती है। देन सपोर्ट टू माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। ये जो स्कीम है ये सपोर्ट करती है छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर को, उनकी वर्किंग कैपिटल और इन्वेस्टमेंट नीड को मीट करके, ठीक है, जिससे MSME इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलता है। देन कैटेगराइज द लोन। अब यहाँ पे ना इसने लोन को कैटेगराइज कर रखा है 3 कैटेगरी में। पहला शिशु, जो स्टार्टअप और न्यू बिजनेसेस के लिए होता है। देन किशोर, किशोर मतलब जो ग्रोइंग इंटरप्राइजेस है। शिशु सबसे छोटी स्टेज होती है, मतलब बच्चा, ठीक है। किशोर का मतलब होता है कि आप थोड़े बड़े हो गए हो, ठीक है, आप आपकी ग्रोइंग इंटरप्राइजेस चल रहा है, वो सब किशोर। एंड तरुण, तरुण का मतलब है वेल एस्टैब्लिश यूनिट होना, तो उनके लिए तरुण नाम का लोन जो है वो दिया जाता है। और डिफरेंट स्टेज जो है बिजनेस डेवलपमेंट में, वहाँ पे अलग अलग तरीके के लोन ये मुद्रा स्कीम देती है। देन प्रमोशन ऑफ इंटरप्राइजेस बाय प्रोवाइडिंग अ कोलेटरल फ्री लोन। मुद्रा जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और इंटरप्रेन्योरशिप को यूथ के अमंग, वुमेन्स के अमंग, फर्स्ट टाइम बिजनेस ऑनर्स जो होते हैं उनके अमंग इंक्रीज कर रही है। देन फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब पहले क्या था कि लोग जो है उन्हें पैसा चाहिए होता था तो वो इनफॉर्मल सेक्टर को यूज़ करते थे, बट अब मुद्रा जो ये फाइनेंशियल स्कीम आई है इसने स्मॉल इंटरप्राइजेस को भी फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में इंक्लूड कर लिया है। इससे क्या हुआ है कि उनके बीच में बैंकिंग हैबिट प्रमोट हुई है, उनकी एक क्रेडिट हिस्ट्री क्रिएट हो रही है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। देखो 2 तरह की इंश्योरेंस होती है, एक होती है हमारी लाइफ इंश्योरेंस और एक होती है हमारी नॉन लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस किस लिए होती है, जैसे जीवन बीमा जिसे कहते हैं, कि आपने अपनी ज़िंदगी को लेके कुछ इंश्योरेंस कराई है। बट नॉन लाइफ इंश्योरेंस जो होती है ना, वो इससे अलग जितनी चीज़ें होती हैं उसको कवर करती है, ठीक है। तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस रेफर्स टू इंश्योरेंस पॉलिसी जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फॉर अ लॉस और डैमेज ऑफ एसेट। आपकी एसेट, अगर आपका कोई लैपटॉप की लोग इंश्योरेंस कराते हैं, बाइक की इंश्योरेंस कराते हैं कि आपकी बाइक को कुछ हो गया तो जो भी खर्चा होगा, एकदम से अगर कोई डैमेज वगैरह हो गया, आपके पास पैसा नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं और लीगल लाइबिलिटीज़, ठीक है, यूजुअली शॉर्ट पीरियड की ये होती है, जैसे मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मराइन इंश्योरेंस वगैरह। अब इसका रोल क्या होता है, तो ये रिस्क को कवर करती है और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब देखो अगर कोई भी इंडिविजुअल या बिजनेस है, उसको अचानक से कोई अनएक्सपेक्टेड लॉस हो जाता है बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, थेफ्ट, फायर और इलनेस या नेचुरल डिजास्टर, तो उस लॉस को कवर करता है नॉन लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, और फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी को कम करता है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है। देन सपोर्ट टू बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल गुड। जो बिजनेस है वो हमेशा ही डिमांड करते हैं कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस होनी चाहिए, ताकि जो एसेट्स है लाइक फैक्ट्री, मशीनरी, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्ट, वो प्रोटेक्टेड है। अब बताओ अगर चिंटू है, ये चिंटू ने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री तो खड़ी कर ली, अब अचानक से चिंटू की फैक्ट्री में लग गई आग, चिंटू तो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर उसने नॉन लाइफ इंश्योरेंस करा रखी है तो सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी भरेगी, ठीक है। देन प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। मराइन और ट्रांजिट इंश्योरेंस जो है वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसको इंक्रीज करती है। कैसे, जो भी रिस्क होता है ट्रांसपोर्टेशन का उसे कवर करके। देखो इसमें क्या होता है, तुम्हें पता है ट्रेड के अंदर क्या होता है, बड़े बड़े जो जहाज है, गाइस मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है तो बस ये जहाज है, आप लोग समझ लेना, ठीक है। तो बड़े बड़े जो जहाज हैं वो बहुत सारा सामान इधर से उधर लेके जाते हैं, ठीक है। अब बीच में हो सकता है कि जहाज में कोई दिक्कत आ जाए, पूरा का पूरा शिप डूब जाए, तो
भाई जिस भी पर्सन का वो सामान डूब रहा है वो तो एकदम घाटे में चला जाएगा। तो उस चीज़ से बचाने के लिए इंश्योरेंस ली जाती है, और इसीलिए लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा अब जो है वो ट्रेड वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें इतना डर नहीं है घाटे का। उन्हें विश्वास है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो इंश्योरेंस कंपनी देख लेगी। देन कंट्रीब्यूशन टू हेल्थ सिक्योरिटी। अब जो मेजर सेगमेंट है नॉन लाइफ इंश्योरेंस का, वो है हेल्थ, क्योंकि हेल्थ एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तुम देख ही रहे हो हवा भी शुद्ध नहीं है इस टाइम पे, ठीक है। तो हेल्थ सर्विस जो है वो इम्प्रूव करता है और रिड्यूस करता है पब्लिक हेल्थ सिस्टम पे बर्डन का। देन मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि प्रीमियम कलेक्ट करती है पॉलिसी होल्डर से। अब प्रीमियम क्या होता है, एक स्मॉल अमाउंट, ठीक है, जो रेगुलर जो है दिया जाता है। तो प्रीमियम कलेक्ट करती है पॉलिसी होल्डर से और उसको इन्वेस्ट कर देती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, फाइनेंशियल मार्केट में, जिससे कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट कर रही है। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हैव बीन सर्विंग बेटर देन अ कमर्शियल बैंक इन अ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। हमें बताना है कि क्या हम इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं, और अगर हाँ तो हमें रीजन देना है। तो देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मतलब रोड बना दी, ब्रिज बना दिया। अब इन चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है और बहुत ही लंबा पीरियड ऑफ टाइम होता है इसका। अब ऐसा तो है नहीं कि आज ब्रिज शुरू करा और कल को बन गया, भाई बहुत टाइम चाहिए होगा, 1-2 साल भी लग सकते हैं, ठीक है। और स्पेशलाइज्ड फाइनेंसिंग एक्सपर्टीज भी इसमें लगती है। अब इंडिया के अंदर दोनों ही जो है, कमर्शियल बैंक भी और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी, दोनों ही मैन्युफैक्चरिंग फाइनेंसिंग में कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट से तो हम एग्री करते हैं। अब देखो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या है, पहले वो समझो। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोन प्रोवाइड करते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवांस देते हैं, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज करते हैं, लेकिन वो फुल बैंकिंग फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। लाइक जैसे बैंक क्या करते हैं, तुम्हारा डिपॉजिट लेता है, लोन प्रोवाइड करता है, बट ये लोन प्रोवाइड करते हैं बट एक्सेप्ट नहीं करते डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। तो मैनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होती है वो स्पेशलाइज होती है लॉन्ग टर्म और प्रोजेक्ट बेस्ड फाइनेंसिंग के लिए, ठीक है। तो इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इनका मेजर रोल है। अब इस बात को प्रूव करने के लिए हमें कुछ रीजन भी देने पड़ेंगे कि हाँ ये कमर्शियल बैंक से बेटर परफॉर्म कर रही है। तो सबसे पहले स्पेशलाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। देखो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी होती है। क्यों? क्योंकि वो फंड सेक्टर में लाइक पावर, ये पोर्ट, एयरपोर्ट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इनमें बहुत ज़्यादा इनकी एक्सपर्टीज होती है। और ये ना इन सारों को, लाइक अगर एक कंपनी है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और इनके पास कोई प्रोजेक्ट आता है कि जी रोड बनानी है, ठीक है, और आपसे लोन चाहिए, तो ये ना बहुत ढंग से उसकी जांच पड़ताल करती है, रिस्क असेसमेंट करती है कि इसमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा, इतने लंबे टाइम में क्या क्या चीज़ें होंगी। तो इसलिए ना ये बहुत स्पेशलाइज है इस चीज़ में, ये अच्छे से जांच पड़ताल कर सकती है। कमर्शियल बैंक इतने अच्छे से नहीं कर सकता। देन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कैपेसिटी। देखो, कमर्शियल बैंक जो है वो प्राइमरी शॉर्ट टर्म डिपॉजिट पे खेलता है, ठीक है, जिससे एसेट लायबिलिटी मिसमैच ना हो। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है होता है उसमें चाहिए होती है लॉन्ग टर्म फंड, बहुत ही लंबे टाइम के लिए। लेकिन अगर कमर्शियल बैंक ऐसे लॉन्ग टाइम फंड दे देगा तो उसे दिक्कत आ जाएगी, उसमें बैंकरप्सी का भी इशू हो सकता है, ठीक है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी लेकिन लॉन्ग टर्म लोन दे सकती है, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर्ड बना हुआ है वो इस तरीके से है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग वो दे भी दे तो उसको इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी इन लेंडिंग। ये जो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग वाली चीज़ होती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है लेंडिंग नॉर्म्स में, ठीक है। उधार देने के जो नॉर्म्स होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ती है। बट कमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई के अंडर आते हैं, उनके ऊपर तो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगी है, बहुत ही स्टैंडर्ड लेंडिंग प्रैक्टिस है उसकी, तो वो इस चीज़ को नहीं कर पाती, ठीक है। देन विलिंगनेस टू टेक द रिस्क। देखो, बैंक इतना ज़्यादा रिस्क लेने को तैयार नहीं होता, क्योंकि बैंक का अप्रोच कंजर्वेटिव अप्रोच होता है। लेकिन जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है वो तो अच्छा खासा रिस्क लेने को तैयार रहती है, तो इसीलिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो फाइनेंसिंग होती है वो करती है। देन फास्टर डिसीजन मेकिंग। ये जो चीज़ें होती है ना कि प्रोजेक्ट बनना है तो बहुत जल्दी क्रेडिट अप्रूवल प्रोसेस इसमें चाहिए होता है। बट बैंक का तो एक प्रॉपर रूल है, गाइडलाइन है, तरीका है, तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है। इसीलिए यहाँ पे भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बाजी मार जाती है।
देन रिड्यूस द एक्सपोज टू प्रायोरिटी सेक्टर कॉन्स्ट्रेंट। देखो बैंक के ऊपर ना एक कॉन्स्ट्रेंट लगा हुआ है कि उसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करनी पड़ती है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, कि एग्रीकल्चर को इतना देना है, इसको इतना देना है, ताकि क्या हो, इंक्लूसिव ग्रोथ हो। बट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को तो ऐसा कुछ करना ही नहीं पड़ता, तो वो बहुत आराम से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग पे फोकस कर सकती है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेबलाइजेशन, एनुमरेट द इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेबलाइजेशन जो IMF और वर्ल्ड बैंक ने सजेस्ट किया। तो पहले समझो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या होती है। फाइनेंशियल स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे जो फाइनेंशियल सिस्टम है आपका, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बहुत ही स्मूथली काम कर रहे हैं और एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। मतलब अगर इकोनॉमी में अप एंड डाउन चल भी रहे तो भी आपका फाइनेंशियल सिस्टम इधर उधर एकदम से तिरमराता नहीं घूम रहा है, बड़े आराम से सेटल होकर स्मूथली काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसे, ठीक है। इवन शॉक वगैरह भी है ना, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा उन शॉक वगैरह से भी, इतना बढ़िया आपका फाइनेंशियल सिस्टम है। अब कौन कौन से इंडिकेटर हैं जो वर्ल्ड बैंक और IMF ने बताए हैं रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेजर करने के लिए। तो पहला है कैपिटल एडिकेसी रेशो। कैपिटल एडिकेसी रेशो का मतलब है कि कैपिटल स्ट्रेंथ कितनी है बैंक की रिलेटेड टू रिस्क वेटेड एसेट। अगर ये जो रेशो है वो ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या है कि स्टेबिलिटी उतनी बढ़िया होगी। देन आता है एसेट क्वालिटी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। देखो नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो एसेट होती हैं, अब हम यहाँ पे ना लोन का एग्जांपल लेके समझते हैं, क्योंकि बैंक में तो लोन ही होता है। तो नॉन परफॉर्मिंग लोन वो लोन होता है जो कि अब वापस मिलना ही नहीं है, या उससे कोई इंटरेस्ट वगैरह आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये रेशियो होता है नॉन परफॉर्मिंग लोन का टू द टोटल लोन। मतलब नॉन परफॉर्मिंग लोन आप ऊपर लिखोगे, नीचे लिखोगे टोटल लोन, ठीक है, उसका ये रेशो होता है। तो अब सिंपल बात है, अगर ये रेशो कम होगा इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़िया है। देन लिक्विडिटी इंडिकेटर। लिक्विडिटी इंडिकेटर क्या दिखाता है कि कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन बैंक अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन कितने बढ़िया से मैनेज कर पा रहा है। अगर एडिकेट लिक्विडिटी है तो रिस्क जो होगा वो कम होगा। देन प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेटर, प्रॉफिट कितना हो रहा है उस बात का इंडिकेटर होता है। रिटर्न ऑन एसेट, मतलब एसेट पे कितना रिटर्न आ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है उस पर कितना रिटर्न आ रहा है। देन लिवरेज रेशो। लिवरेज का मतलब क्या होता है, देखो लिवरेज का मतलब होता है डेट, उधार। तो लिवरेज रेशो ये मेजर करता है कि आपका कितना डेट है रिलेटिव टू इक्विटी। तो इसका रेशो होता है डेट अपॉन इक्विटी, कि आपके पास कितना डेट है एज कंपेयर टू इक्विटी। अगर आपका डेट ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि वर्नेबिलिटी ज़्यादा है, तो ये रेशो कम होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके अलावा कुछ मार्केट इंडिकेटर्स भी है, वॉटिलिटी इन स्टॉक प्राइस, बॉन्ड यील्ड स्प्रेड, एक्सचेंज रेट मूवमेंट, ठीक है। Then we have the next question, discuss the various policies initiative expected from a federal government to overcome the problem of financial crisis। अब देखो तुमने इंडिकेटर तो देख लिया, अब मान लो तुम्हारा फाइनेंशियल सिस्टम नहीं बढ़िया, एकदम से झटका लगा और तुम्हारा फाइनेंशियल सिस्टम जो है तरबतर हो गया, तो उस केस पे जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको क्या क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। तो फाइनेंशियल क्राइसिस का मतलब क्या है कि बैंक फेल हो गया, फाइनेंशियल मार्केट आपका कोलैप्स हो गया, लिक्विडिटी शॉर्टेज हो गई और लॉस ऑफ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। तो उस केस में सबसे पहले बैंक रिकैपिटलाइज करना चाहिए, गवर्नमेंट को कैपिटल इंजेक्ट करनी चाहिए उन वीक बैंक के अंदर, ताकि वो सॉल्वेंट रहे और उनकी लेंडिंग कैपेसिटी बढ़े, उधार देने की क्षमता बढ़े। देन बेल आउट एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, एक्सट्रीम सिचुएशन में जो गवर्नमेंट है वो बेल आउट प्रोवाइड करती है सिस्टमैटिकली, ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ताकि वो कोलैप्स ना हो, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है कि जब गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर वगैरह से लिक्विडिटी को अफेक्ट करती है, दैट इज फिस्कल पॉलिसी। तो गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी करती है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कर सकती है। अब उसमें क्या होता है कि वो पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी, मतलब खर्चा करना शुरू कर देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करेगी, टैक्स कट कर लेगी, जिससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो डिमांड होगी, डिमांड होगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और इकोनॉमी जो है वो क्राइसिस से उभर पाएगी। देन लिक्विडिटी सपोर्ट एंड क्रेडिट गारंटी, गवर्नमेंट जो है वो ग्रांट कर सकती है इस टाइम पे लोन, ठीक है, डिपॉजिट को इन्हांस कर सकती है ताकि जो कॉन्फिडेंस है डिपॉजिटर और इन्वेस्टर्स का वो बढ़ जाए, ठीक है। क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है वो इनकरेज करेगी बैंकों की वो अपनी लेंडिंग जो है वो रखे, डिस्पाइट रिस्क है फिर भी जो है उधार देना रखे, जारी रखे। देन स्ट्रेंथ द फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड सुपरविजन, क्राइसिस के बाद स्ट्रिक्ट कैपिटल एडिकेसी नॉर्म बनाने होते हैं गवर्नमेंट को, एक बेटर रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस लेके आनी होती है, और सुपरविजन जो है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का वो इम्प्रूव करना होता है ताकि आगे चल के ऐसा कोई रिस्क ना आए, ठीक है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पॉर्टेंट कॉजेज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। अब हमने देख लिया कि फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए तो ये होगा, ये हमें करना है। अब हमें क्या देखना है कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइनेंशियल क्राइसिस के होने के कारण क्या है।
तो पहला है एक्सेसिव कैपिटल एक्सपेंशन, क्रेडिट एक्सपेंशन। जब आप बहुत ज़्यादा उधार देना शुरू करते हो तो ना अंधाधुंध ये भी नहीं देखते कि बंदा वापस कर पाएगा या नहीं, कंपनी वापस कर पाएगी या नहीं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपका क्राइसिस हो जाता है, क्योंकि पुअर क्वालिटी लेंडिंग आप कर रहे हो। देन एसेट प्राइस बबल। एसेट प्राइस बबल क्या है? स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट होती है एसेट के अंदर, जैसे रियल एस्टेट या स्टॉक में, जिससे क्या होता है एसेट बबल बन जाता है और प्राइसेस जो है वो बिल्कुल कोलैप्स हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा लॉस होता है बैंक और इन्वेस्टर को। आपको ना इसको थोड़ा डिटेल में सर्च करके पढ़ सकते हो, ताकि अगर इसके पॉइंट को थोड़ा डिटेल में आपको समझना है तो ये सर्च कर लेना, ठीक है। हाउसिंग बबल ड्यूरिंग 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। देन वीक रेगुलेशन एंड सुपरविजन। अगर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की रेगुलेशन सही से नहीं होगी ना तो बैंक बहुत ज़्यादा रिस्क लेगी, पुअर गवर्नेंस होगा, अनएथिकल प्रैक्टिसेस करेगी और इससे क्या होगा? सिंपल क्राइसिस, ठीक है। देन हाई लेवरेज। हाई लेवरेज का मतलब है अगर बहुत ज़्यादा डेट ले लिया जाएगा, डेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर लेना जाएगा तो उससे रिस्क के चांसेस हैं। देन लिक्विडिटी मिसमैच। लिक्विडिटी मिसमैच क्या होती है कि जो आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है और लॉन्ग टर्म एसेट है वो लिक्विडिटी क्राइसिस क्रिएट कर देती है अगर उनके बीच में मिसमैच हो जाता है। तो जब इंस्टीट्यूशन जो है एकदम से सडन विड्रॉल जो डिमांड हो रही है वो नहीं कर पा रहा है, मतलब देखो ऐसे कि बैंक है, ये बैंक के अंदर सबने पैसा डाला 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 और बैंक ने अभी ये पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। अब लोगों ने ना आके अपना पैसा मांगना शुरू कर दिया और बैंक के पास इतना पैसा है नहीं कि वो दे सके, तो इससे क्राइसिस की सिचुएशन हो सकती है। पुअर रिस्क मैनेजमेंट। पुअर रिस्क मैनेजमेंट मतलब आप जो क्रेडिट दे रहे हो उसको आप ढंग से असेस नहीं कर पाए, मतलब उसकी जांच पड़ताल नहीं कर पाए, मार्केट और ऑपरेशनल रिस्क आपने ढंग से नहीं देखा, तो उससे भी दिक्कत होती है। Then we have the next question. In the case of challenges to the financial stability in Indian financial market, discuss the policy measure taken by RBI. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आरबीआई ने क्या क्या पॉलिसी ली है उसको बताना। तो पहली जो पॉलिसी ली है, पॉलिसी मेजर आरबीआई ने लिया है वो है लिक्विडिटी मेजरमेंट। लिक्विडिटी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? आरबीआई ना आपने रेपो, रिजर्व रेपो रेट से, ओपन मार्केट ऑपरेशन से जो सिस्टम में, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में जो लिक्विडिटी होती है, लिक्विडिटी मतलब मनी सप्लाई, उसको रेगुलेट करता है। देन प्रूडेंशियल रेगुलेशन ऑफ बैंक। आरबीआई ने कैपिटल एडिकेसी नॉर्म, एसेट क्वालिटी नॉर्म, प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट नॉर्म जो है वो लेकर आया है, ताकि बैंक जो है वो शॉक वगैरह भी, अगर फाइनेंशियल शॉक वगैरह भी हो तो भी वो आराम से खड़ा रहे, कोई दिक्कत उसमें ना आए। देन रिसोल्यूशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आरबीआई ने एक पूरा फ्रेमवर्क लेके आया है ताकि जो एसेट की क्वालिटी है वो रिव्यू कर सके टाइम टू टाइम। इसके अलावा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड भी लेके आया ताकि जो बैंक का स्ट्रेस है, स्ट्रेस बैलेंस शीट, उसको क्लियर कर सके। देन रेगुलेशन ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। आरबीआई ने क्या किया है कि जो सुपरविजन है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का वो बढ़ा दिया है, उनकी कैपिटल और लिक्विडिटी नॉर्म को और टाइट कर दिया है, गवर्नेंस और डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड उनके इंक्रीज कर दिए हैं। देन लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। क्राइसिस के टाइम पे आरबीआई जो है वो इमरजेंसी लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है टू द कमर्शियल बैंक वगैरह जो भी प्रॉब्लम में होते हैं, तो इट एक्ट एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। स्ट्रेस टेस्ट एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। आरबीआई ने ना एक रेगुलर स्ट्रेस टेस्ट लेके आया है वो, जिसमें वो बैंक का रेगुलरली क्या करेगा, टेस्ट कंडक्ट करेगा, ठीक है, स्ट्रेस टेस्ट। और उसे अगर लगेगा कि बैंक में कोई गड़बड़ी है या वर्नेबिलिटी ज़्यादा है तो वो तभी प्रिवेंटिव एक्शन ले लेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी के साथ आपकी वीडियो होती है कंप्लीट। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को हाइप भी करो। एंड गाइज, अगर आपको नोट्स चाहिए तो फटाफट जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे वीडियो के अपलोड होते हैं। एंड प्लीज़ चीटिंग करना बंद करो। अगर टेलीग्राम चैनल पे जाके तुम फ्री में नोट्स एक्सेस कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी तो करो।